हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की वह 7 मिस्टेक्स के बारे में जो सभी लोग करते हैं। मैंने भी किया था और जानते ना जानते हुए आप लोग भी कर रहे होंगे। अगर हम इन्हें अवॉइड कर दें तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम को बचा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और शायद यही सारा मिस्टेक है जो आपका ग्रोथ को रोक रहा है। हम सारे मिस्टेक्स को प्रायोरिटी वाइज रखेंगे। जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा और ऐसे 7 मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला मिस्टेक जो है जो नंबर 7 पे है वह है हमारा इम्प्रॉपर डाइट। हम कितना भी जिम में मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर ले, लेकिन अगर हमारा डाइट सही नहीं रहेगा तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिम में हम 1 घंटा रहते हैं, बाकी जो 23 आवर्स है, बाकी का जो 23 घंटा है वो हम अपने घर में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज या फिर जो भी काम करते रहते हैं उसमें रहते हैं। तो वही जो 23 घंटा है वो हमारे बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। कुछ लोग करते हैं कि वही 23 घंटा को अच्छा से प्रायोरिटी करते हैं, जिसके कारण उनका बॉडी जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, और कुछ लोग उसी को नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो प्रॉपर डाइट का मतलब है कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट इन द सेंस कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों प्रॉपर होना चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा प्रोटीन, हमारा कार्ब, हमारा फैट तीनों अच्छा क्वालिटी का और अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए, जो कि बैलेंस रहना चाहिए। और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारा मिनरल्स और हमारा विटामिन्स हो गया, वो भी हमारे डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो हमें उसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या डाइट ले, कैसे मैनेज करें अपना डाइट, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर डाइट बना कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा दूसरा जो मिस्टेक है वह है ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग इन द सेंस कि अगर आप बिगिनर है या फिर आप इंटरमीडिएट है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक दिन में 2 बार आप जिम जाए, 2 बार आप जाकर वहाँ पे वर्कआउट करें, या फिर आप एक ही बॉडी पार्ट, जैसे कि मान के चले कि हमारा बड़ा मसल पार्ट है हमारा बैक। तो बैक का लोग करते हैं क्या कि 10 एक्सरसाइज, 12 एक्सरसाइज, 15 एक्सरसाइज तक लगाने लगते हैं। एक छोटा सा मसल है बाइसेप, उसका लोग 5 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज लगाने लगते हैं। वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। हम कोई बड़ा फैन नहीं है कि शुरू से ही हम बैक मसल है, अगर बड़ा मसल है जैसे बैक हो गया, चेस्ट हो गया, इसका 5 से 6 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। और जो हमारा छोटा मसल है जैसे हमारा बाइसेप है, हमारा ट्राइसेप है, उसके लिए 1 से 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। लोग करते क्या है कि एक ही जो मसल को 15 से 20 एक्सरसाइज से ट्रेन करने लगते हैं। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो हमारा रियर डेल्टॉइड है, शोल्डर का जो पीछे वाला हिस्सा, लोग क्या करेंगे कि अगर उसको टारगेट करना है तो सबसे पहले वह रिवर्स पेक डेक लगा लेंगे। सेम काम करेगा, रिवर्स पेक डेक जो है उसी मसल को टारगेट करेगा, उसका 4 सेट लगा लेंगे। फिर चले जाएंगे पुल ओवर पे, पुल ओवर का भी 4 सेट लगा लेंगे, सिर्फ मसल को हिट करके 2 एक्सरसाइज से। उसके बाद करेंगे क्या कि डंबल से रिवर्स लगाने लगेंगे और फिर से वही मसल को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम मसल को एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर देते हैं, ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं, तो सबसे बड़ा चांस है कि वह रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो मसल जल्दी से जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर बात है कि इंजरी का सबसे बड़ा चांस है। अगर हम एक ही मसल को बार बार 10 एक्सरसाइज से, 15 एक्सरसाइज से ट्रेन करेंगे तो इंजरी होने का सबसे बड़ा चांस हो जाता है। और तीसरा जो है कि हमारा मसल लॉस होने का चांस है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल है, अगर उससे ज़्यादा हम ट्रेन कर लेंगे, ओवर ट्रेन करेंगे, अगर हमारा डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा जिम में एक ही मसल पार्ट को ट्रेन किए जा रहे हैं, तो मसल लॉस होने का जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर हमारा मसल रिकवर नहीं करेगा, हम अच्छा से डाइट नहीं देंगे, तो मसल ग्रो कभी नहीं करेगा। इसलिए आप हो सके तो ओवर ट्रेनिंग से बचें। तीसरा जो मिस्टेक है वह है नॉट लिफ्टिंग हैवी। नॉट लिफ्टिंग हैवी का मतलब है कि हम लोग जिम में जाकर जो हमारा जो कंफर्ट जोन का वेट है, जैसे कि अगर हम जिम जाके 15 केजी से डंबल चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं तो हम लोग उसी पे एकदम कंसिस्ट रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इतना ही इनफ है, उससे हम लोग बढ़ने का ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रूव है कि जितना ज़्यादा हेवी हम लिफ्ट करने जा रहे हैं उतना ज़्यादा मसल फाइबर ब्रेक डाउन होगा और उतना ज़्यादा हमारा जो मसल है वह बनेगा। यह साइंटिफिक प्रूव है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वह यह है कि हम लोग करते क्या है कि मान के चले कि हमारा साइकोलॉजी क्या है, हम मतलब लाइट वेट में बॉडी क्यों नहीं ग्रो कर पाता है, इसका एक छोटा सा रीजन बताते हैं। हुआ क्या कि हम 15 केजी से आज चेस्ट प्रेस लगाएं, चेस्ट प्रेस में डंबल चेस्ट प्रेस 15 केजी से लगाएं। अगर हम मान के चले कि लगातार उसी वेट से अगर हम चेस्ट प्रेस लगाते रहें डंबल से, तो होता है क्या कि हमारा माइंड जो है उस वेट को कंफर्ट जोन में लेकर चला जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि कंफर्ट जोन में कभी भी बॉडी नहीं ग्रो कर सकता है। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के मतलब कि अगर आज हम 15 केजी से चेस्ट लगा रहे हैं या फिर 5 केजी से हम अपना बाइसेप कर लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में जो अगर हम फिर से चेस्ट ट्रेन करने आए हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि 15 के जगह पे 17 केजी से लगाएं। अगर बाइसेप हम लगा रहे हैं 5 केजी से, तो हमारा फोकस रहेगा कि 5 केजी से हम 7 केजी जाए। अगर हम वेट को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, वेट को अगर हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कम से कम रेप रेंज है उसको जरूर बढ़ाएं। तो हमारा जो थर्ड मिस्टेक था वह यही था कि नॉट लिफ्टिंग हेवी।
और प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना। हमें हमेशा या तो वेट को बढ़ाते रहना चाहिए या फिर रेप रेंज को बढ़ाते रहना चाहिए। एक ही वेट पे एक ही रेप पे रुकना नहीं चाहिए। तो हमारा चौथा गलती है वह यह है कि कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस ना करना। लोग जैसे ही जिम में जाते हैं, जो इंटरमीडिएट रहते हैं या फिर बिगिनर रहते हैं, वह जल्दी जल्दी में रहते हैं। अगर वो मान के चले कि चेस्ट लगा रहे हैं तो बारबल छोड़ के डंबल से जाएंगे, डंबल से इंक्लाइन लगा लिए, डिक्लाइन लगा लिए, या फिर मशीन पे चले जाएंगे। वही बैक लगा रहे हैं तो लेट पुल डाउन हो गया, फिर जो भी जिम में मशीन है वो लगाते हैं। वह कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट इन द सेंस कि हमारा बेंच प्रेस, हमारा डेडलिफ्ट और हमारा स्क्वाट, ये तीनों है जो कंपाउंड मूवमेंट का एक पार्ट है। अब कंपाउंड मूवमेंट लगाने का फ़ायदा क्या है? देखो, कंपाउंड मूवमेंट जो होता है वह एक साथ 2 से 3 मसल ग्रुप को टारगेट करता है। अगर हम डेडलिफ्ट लगा रहे हैं तो डेडलिफ्ट एक बैक का एक्सरसाइज है, लोअर बैक का एक्सरसाइज है, लेकिन उसके साथ साथ वह हमारा शोल्डर, हमारा क्वाड्स, हमारा हैमस्ट्रिंग, हमारा ग्लूट्स, हमारा एब्स को भी टारगेट करता है। कंपाउंड मूवमेंट लगाने का फ़ायदा क्या है कि आगे चल के बॉडी बिल्डिंग कोई एक दिन का गेम नहीं है, यह लंबा खेलने का टाइम है। तो आगे चलकर जो हमारा स्ट्रेंथ है वह कभी भी हमारा डंबल नहीं बढ़ाने जा रहा है, हमारा आइसोलेशन मूवमेंट कभी भी हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाने जा रहा है। तो हमारा स्ट्रेंथ जो भी बढ़ाएगा वह एक कंपाउंड मूवमेंट ही बढ़ाएगा। तो हमें कंपाउंड मूवमेंट पे स्ट्रांग होना चाहिए। और साथ ही साथ कंपाउंड मूवमेंट जो है वह आइसोलेशन मूवमेंट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो हमें सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट पे स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर हम जिम जा रहे हैं तो आज मान के चलिए कि हमारा चेस्ट डे है, तो हमको स्टार्ट ही कंपाउंड मूवमेंट से करना चाहिए, जो कि है बेंच प्रेस। अगर हम आज बैक लगाने जा रहे हैं तो हम शुरुआत ही करेंगे कंपाउंड मूवमेंट से, जो कि हमारा डेडलिफ्ट। अगर हम आज लेग लगाने जा रहे हैं तो शुरुआत ही हम कंपाउंड मूवमेंट से करेंगे, वह है कि हमारा स्क्वाट्स। तो कंपाउंड मूवमेंट में हमेशा आप स्ट्रांग बनने का ट्राई करें। अब आते हैं हम लोग 6th मिस्टेक पे। तो 6th मिस्टेक है जो बहुत बड़ा मिस्टेक है। वह मिस्टेक क्या है? वार्म अप। आप लोग को लगता हुआ कि एक छोटा सा चीज़ है वार्म अप, लेकिन नहीं, वार्म अप से बड़ा मिस्टेक जिम में कोई नहीं करता है। देखो, होता क्या है कि लोग वार्म अप को बहुत लाइटली लेते हैं। जिम में जाते हैं, अगर या तो पहले लोग वार्म अप करते नहीं हैं, और अगर किए भी तो थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर लिए या फिर जिगजैग कर लिया, फिर कुछ भी 1-2 मिनट कर लिए, थोड़ा सा बॉडी को हिला लिए, स्ट्रेच कर लिए और हो गया। लेकिन नहीं, हमको वार्म अप के लिए कम से कम एक्सरसाइज से पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप पे फोकस करना चाहिए। और वार्म अप किस तरह का? अगर मान के चले कि हम जिस मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चेस्ट है, हमारा बैक है, अगर मान के चले कि हम आज बैक लगाने जा रहे हैं, तो बैक में अगर हम डेडलिफ्ट लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले अच्छा तरह से बैक का पूरा जो है लोअर बैक हो गया, साथ में साथ जो उससे जुड़ा हुआ सर्किट मसल है, जैसे कि हमारा शोल्डर, हमारा अपर बैक, हमारा नेक, सबको अच्छा से वार्म अप करना चाहिए। और साथ ही साथ सबको स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है कि पहला इसका प्लस पॉइंट यह है, यह हमें करता है क्या कि वार्म अप जो है वह हमें रेडी कर देता है, उस मसल ग्रुप को रेडी कर देता है कि आप अब से हेवी ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो वह मसल ग्रुप रेडी ही नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर एक्सरसाइज लगाने लगोगे। तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप करना उस मसल ग्रुप का बहुत ज़रूरत है। दूसरा नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। वार्म अप का फ़ायदा यह होता है कि वो हमें इंजरी को प्रिवेंट करता है। इंजरी को बहुत हद तक जो वार्म अप है वो रोकता है। अगर आप जिम गए और बिना वार्म अप किए ही आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, तो उस मसल ग्रुप को पता ही नहीं है कि अब हमें हेवी ट्रेन करने जा रहा है, तो उस समय इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम वार्म अप कर रहे हैं तो इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। हमेशा कोई भी बॉडी को ट्रेन करने से पहले 15 से 20 मिनट वार्म अप जरूर करें। अब हम लास्ट मिस्टेक पे आते हैं, जो कि आखिरी और सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर यह मिस्टेक हमें कोई पहले बता दिया रहता तो आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता और आज हम कहीं मतलब ऊपर लेवल पे रहते। तो वह है कि बल्किंग या कटिंग। बहुत छोटा सा लॉजिक है, लेकिन यही बात किसी को पता नहीं रहता। बिगिनर, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट का जो 3 साल 4 साल से वर्कआउट कर रहा है, उसे भी नहीं पता होता है कि हमें अब बल्क करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए। लोगों का मेंटलिटी क्या है कि अगर वो बहुत ज़्यादा लीन है, स्किनी है, तो वो करते हैं क्या, वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा कैलोरीज अपने बॉडी में इंटेक करेंगे उतना जल्दी हम मसल गेन करेंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो बहुत फैटी होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा कैलोरीज कट करेंगे उतना जल्दी हम पतले होते चले जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। देखो, सबसे पहले तो आप यह फोकस कर लो, ये डिसाइड कर लो कि आपको गेन करना है कि आपको कट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो आप गेन करें। और गेन कैसे करना है कि आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लें, और मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा, ना कि 200। 200 बहुत ज़्यादा हो गया, 100 से 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा खाएं। ऐसा नहीं कि अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आता है तो आप डायरेक्ट 2500 खाने लगोगे कि हमको एक महीना में बहुत ज़्यादा मसल गेन करना है। करेगा क्या कि वो बस 100 कैलोरीज ही यूज करेगा मसल बनाने में, और बाकी 400 जो है जो वह फैट को में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी को हम लोग कहते हैं डर्टी बल्किंग। और मान के चले कि
आपको फैट लूज करना है। अगर मेरा 3000 आ रहा है मेंटेनेंस कैलोरीज, तो लोग करेंगे क्या कि 500 डायरेक्ट, 500 से 1000 कैलोरीज है जो डायरेक्ट डेफिसिट में चले जाएंगे। अगर जैसे ही वो 500 से 1000 कैलोरीज डेफिसिट में आ जाएंगे तो बहुत जल्दी वेट लूज करना चालू कर देंगे, लेकिन एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा। उससे ज़्यादा वो ना तो कैलोरीज कम कर सकते हैं, कैलोरीज कम करेंगे तब तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं लेने का इन द सेंस है कि वह ठीक से अपना दिन का काम भी नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ वह मतलब अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी खाए तो फिर से वो वेट गेन करने लगेंगे। तो आइडियल यही है, अगर आपको कट करना है तो आइडियल यही है कि 100 से 200 कैलोरीज आप डेफिसिट में जाए, और आपको गेन करना है तो 100 से 200 कैलोरीज आप सरप्लस में जाए। यही एक आइडियल तरीका है। अगर आपको दोनों में से समझ में नहीं आता है कि हमको गेन करना है या फिर कट करना है या फिर क्या करना है, तो आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लें और मेंटेनेंस कैलोरीज ही खाएं। यह बहुत सही तरीका है। अपने आप या तो उससे वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लूज भी कर सकते हैं। ये मिस्टेक कभी ना करें कि मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 से 1000 कैलोरीज ज़्यादा खाने लगे और मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 से 1000 कैलोरीज डेफिसिट में चले जाए। और आपको समझ में नहीं आता है कि अभी हमें गेन करना चाहिए या कट करना चाहिए या कितना कैलोरीज लेना चाहिए, तो आप अपना एज, अपना हाइट, अपना वेट और साथ में करंट फोटो जो है आपका, करंट फिजिक का फोटो जो है वो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको फ्री में डाइट प्लान के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपका बहुत सारा समय बचाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कुछ भी कमेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी है तो ट्राई करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँ। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो रिलेटेड, सही हो गलत हो, आप ज़रूर कमेंट करें। या मतलब अगर एक अच्छा कोई कमेंट होता है वो मेरा पूरा दिन बना देता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग।